नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे YouTube चैनल के माध्यम से मुलाकात हो पा रही है। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने इस ग्लास बोर्ड के सेटअप में लगा हुआ था, इस कारण से पार्ट 6B जो यूनिट 1 का लास्ट बचा हुआ था एवेल्यूएशन का, वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन नाउ अब जो है कंटिन्यूस अपलोड होगा। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट्स MP सेट फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, वो अभी भी उनके पास समय है कि वो UGC NET 23 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को देखकर पूरी डिटेल्स जान सकते हैं, तो उससे आपको तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इवैल्यूएशंस को। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड्स, और टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट पार्ट 6 चल रहा था हमारा इवैल्यूएशंस। तो इवैल्यूएशन का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं 6A में। आज हम पार्ट 6B पढ़ेंगे। तो पार्ट 6B में आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के कार्य। हम मूल्यांकन के कार्य भी कह सकते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य कह सकते हैं, वो कारण जिसके लिए मूल्यांकन या इवैल्यूएशन किया जाता है। मूल्यांकन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है ना। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि लर्निंग को जो है बहुत सारे हिंदी माध्यम की अगर हम बात करें तो लर्निंग के लिए अधिगम भी यूज़ किया जाता है, सीखना, है ना। और जो स्टूडेंट है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है लर्नर। तो आज हम बात करेंगे कि मूल्यांकन के क्या कार्य हैं, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो मूल्यांकन करने का सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा प्लेसमेंट, है ना। प्लेसमेंट हिंदी में हम इसे कहते हैं स्थानन, है ना। ये सबसे पहला कार्य है। तो अब स्थानन का मतलब क्या है और स्थानन क्यों आवश्यक है, प्लेसमेंट क्यों किया जा रहा है। तो आप देखिए कि जब भी कोई स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में आता है ना, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उसका लेवल क्या है। तो स्थानन यानी इवैल्यूएशन में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्टडी एंट्री बिहेवियर, है ना। एंट्री बिहेवियर मतलब प्रवेश व्यवहार का अध्ययन। प्रवेश व्यवहार से यहाँ क्या तात्पर्य है, तो प्रवेश व्यवहार से ये तात्पर्य है कि जब आपके पास कोई लर्नर आया है तो उसका स्टेटस क्या है ना। आप ने भारत के संदर्भ में बार बार ये सुना होगा कि गुरु कुमार शीश कुंभ है गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ स्वार दे बाहर मारे चोट। तो स्टूडेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो गीली मिट्टी का एक लौंदा है, पर वो गीली मिट्टी का लौंदा कैसा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। उसमें हमें और पानी मिलाने की आवश्यकता है क्या, वो बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सूखा तो नहीं है, उसमें क्या ऑलरेडी वो किसी शेप में है या नहीं है, हमको उसको रिफाइन करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। यही एंट्री लेवल पर उसके बिहेवियर को स्टडी करने का अर्थ है। दूसरा ये है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, विशेष निर्देश, है ना। तो अब ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की बात कहाँ से आ रही है, तो आप देखिए कि हम ये कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक,
है ना। प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। तो जब यूनिक है तो एक के लिए जो निर्देश हैं वो सभी पर सेम डिग्री के साथ एप्लीकेबल नहीं हो सकते। हाँ, और मोस्ट ऑफ द तो कॉमन होते हैं, लेकिन फिर भी समथिंग कुछ ऐसा स्पेशल होता है जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या एक पर्टिकुलर लर्नर के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो कैसे पता चले कि किस लर्नर के लिए क्या अप्लाई करना है? तो वो थ्रू द इवैल्यूएशन ही हमें पता चलेगा, मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलेगा। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो गए, और साथ ही साथ इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस तो है ही, लेकिन हर एक के लिए हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस भी तैयार कर सकते हैं, है ना। इसको हम बोलेंगे वैयक्तिकरण निर्देश। वैयक्तिकरण निर्देश। तो ये जो है हमारा इवैल्यूएशन का पहला कार्य है। और पहला कार्य क्या है हमारा? प्लेसमेंट, स्थानन। तो विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन हम स्टूडेंट्स के एंट्री लेवल का बिहेवियर स्टडी करते हैं। बिहेवियर स्टडी करने के बाद उस ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस डिसाइड करते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स या लर्नर है उसके लिए भी हम वैयक्तिकरण निर्देश जारी करते हैं। तो ये हमारा पहला इसका फंक्शंस था। सेकंड फंक्शन जो है हमारा, तो सेकंड फंक्शन हमारा इवैल्यूएशंस का है, वो है अनुदेशात्मक, इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल, अनुदेशात्मक, इंस्ट्रक्शंस देना, है ना, अनुदेशात्मक। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये यहां पर भी हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, यहां पर भी इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्लेसमेंट के आधार पर है। हमने स्टूडेंट्स का जो स्थानन किया है उस स्थान के आधार पर, स्थानन के आधार पर हम जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शनल है, अनुदेशात्मक, ये पर्टिकुलर टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। तो ये निर्देश हम किस बारे में देते हैं? तो ये हम प्रोवाइड करते हैं मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, है ना। शिक्षण की विधियां या तकनीकें, ये इससे रिलेटेड, क्योंकि ये हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है, हमें टीचिंग की कौन सी टेक्निक अप्लाई करना है। तो जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, यहाँ पर मेनली हम स्टूडेंट्स के पर सेंटर्ड हैं, और यहाँ पर हम जो है मेनली टीचर्स पर आ गए हैं कि टीचिंग में हम कौन सी मेथड्स यूज़ करें। और साथ में सेकंड इससे हमें हेल्प मिलती है इम्प्रूवमेंट ऑब्लिक मोडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, है ना, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में संशोधन, परिवर्धन, सुधार, जो भी हमें करना है वो हम इसके आधार पर करते हैं। ये इसका एवैल्यूएशन का है। फिर साथ ही साथ हम जो है इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर, इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर्स, प्रविधियों में सुधार। तो आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन का जब हम पार्ट देखते हैं कि इवैल्यूएशन से स्थानन, तो स्थानन पे हम ये काम करते हैं इंस्ट्रक्शनली, अनुदेशात्मक। तो उसमें हम मेथड्स ऑफ टीचिंग और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकते हैं। फिर हम इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम और इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर्स, प्रविधियों में सुधार। तीसरा जो होता है हमारा इसका उद्देश्य,
वो है नैदानिक, है ना, डायग्नोस्टिक, नैदानिक कार्य, है ना। आपने ये शब्द डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस शब्द लगभग आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। मेडिकल साइंस में बहुत कॉमन यूज़ होता है। जब हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर्स क्या करता है, पेशेंट से उसके सारे सिम्टम्स और ये पूछता है, फिर जांच आदि करता है। तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द डायग्नोसिस। उसके बेसिस पे ही तो वो रेमेडीज या मेडिसिन या जो भी सर्जरी आदि जो भी करना हो मेडिकल साइंस के पार्ट से वो सब किया जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड द डायग्नोसिस। ये तो इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन और डायग्नोस्टिक का क्या संबंध है। तो वास्तव में हमारे पास जो एक स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स के अपने कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होगी लर्निंग में। ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल एक जैसा है, पेस ऑफ लर्निंग सबका एक जैसा है, सीखने की गति एक जैसी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। क्लास के अंदर किसी के सीखने की गति अलग है, किसी की और अलग है। कोई स्लो लर्नर्स है ना, कोई फास्ट लर्नर्स है, और एक उसका मिडिल भी है। और बीइंग ए टीचर हमें तो क्लास में सबको साथ लेकर चलना है। तो ऐसी स्थिति में हमें जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हाउ वी कैन क्लासिफाइड द स्टूडेंट्स एज ए स्लो लर्नर और द फास्ट लर्नर। यानी विद्यार्थी जो है शिक्षण कार्य में, हमारे पास जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो लर्नर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम उसका निदान कैसे करेंगे। नैदानिक तो डायग्नोस्टिक या नैदानिक का मतलब ये है। तो जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे, तो आप उसका निदान कर ही नहीं सकते, है ना। डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब मेरा पेट दुख रहा है। अब पेट दुख रहा है तो पेट दुखने का कारण पूछेगा ना। तो डॉक्टर, आप कहोगे कि रात को बैगन की सब्जी खाई। अरे भाई बैगन की सब्जी खाई तो आप, डॉक्टर ने कह दिया भैया बैगन की सब्जी मत खाना, हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन हर बार बैंगन की सब्जी खाने से पेट दर्द हो ये तो जरूरी नहीं है ना। उसने सारी सब्जियां भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी पेट दर्द है, बंद ही नहीं हो रहा। फिर क्या करेगा डॉक्टर? उसको सोनोग्राफी कराएगा, उसको एंडोस्कोपी कराएगा, जो भी सारे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, जो भी टेस्ट हो सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि रूट कॉज क्या है, मूल कारण क्या है। तो इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण और अधिगम की इस प्रक्रिया में मूल्यांकन यानी जो इवैल्यूएशन है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि रूट कॉज क्या है जिसके कारण लर्नर सीखने में सक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो सफल नहीं हो पा रहा है। और फिर उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। तो वास्तव में अब आप देखो कि डायग्नोसिस करने के पीछे क्या है, आप वीक पॉइंट्स, है ना, वीक पॉइंट्स, कमजोर प्रदर्शन के बिंदु, है ना। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि कमजोर बिंदु, तो कमजोर प्रदर्शन के बिंदु ऐसा नहीं है कि केवल वो स्टूडेंट्स में ही हो। वो कमजोर बिंदु कहां हो सकते हैं? टीचर में हो सकते हैं। वो कमजोरी कहां हो सकती है? इंस्टीट्यूट लेवल पर हो सकती है, और वो लर्नर लेवल्स पर भी हो सकती। तो कहीं भी किसी भी उस पर हो, चाहे वो टीचर्स की कमजोरी के वीक पॉइंट्स हो, इंस्टीट्यूट लेवल्स पर हो या लर्नर के बेसिस पे हो, उनको आइडेंटिफाई करना ताकि हम उसको डायग्नोस कर पाएं। तो ये इवैल्यूएशंस के थ्रू ही होगा। दूसरा जो है वो आइडेंटिफाइंग द एप्टीट्यूड, है ना, डायग्नोस, आइडेंटिफाई द एप्टीट्यूड, है ना, अभिवृत्ति, अभिरुचि। तो अभिवृत्ति की पहचान करना, क्योंकि अगर अभिवृत्ति की पहचान हमें नहीं होगी तो हम उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इवैल्यूएशंस के थ्रू हमें स्टूडेंट्स यानी लर्नर के एप्टीट्यूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं? उसके इंटरेस्ट को, है ना, उसके इंटरेस्ट को और उसकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को, जिसको संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? IQ। ये सारी चीज़ें हम जो है इससे पता करते हैं। तो आई होप कि ये जो 3 फंक्शंस हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के दूसरे फंक्शंस हम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा
क्योंकि एक टीचर्स को क्या चाहिए कि वो सोसाइटी को कुछ दे सके, तो मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ। ये था हमारा डायग्नोसिस। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर आता है ना फंक्शंस में, और वो है प्रेडिक्टिव। अब प्रेडिक्टिव या भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन होता है ना, तो वैसे ही ये भविष्य दृष्टा। कहीं कहीं प्रेडिक्टिव के लिए आगम शब्द भी उपयोग किया गया है, तो उसमें आप ध्यान रखें। तो इसके बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं इवैल्यूएशन से, उसका पोटेंशियल है ना, क्षमता, या उसके अंदर कितनी क्षमताएं निहित है ना। तो पोटेंशियल और साथ में उसकी एबिलिटीज, योग्यताएं, ये इवैल्यूएशन से हमें पता चलती हैं कि उसका पोटेंशियल क्या है ना, उसकी योग्यताएं क्या है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, तो इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि भविष्य में फ्यूचर सक्सेस जो है वो क्या होगी, भविष्य में प्राप्त होने वाली सफलताओं के बारे में हम बता सकते हैं, भविष्य की सफलताएं। देन इसके साथ साथ हम उस डायग्नोसिस की बेसिस पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिंग द राइट चॉइस, राइट चॉइस, सही रुचि या पसंद है ना का चयन। ये हमारा वर्क है, फंक्शन है किसका, इवैल्यूएशन का। अब इवैल्यूएशंस का अगला जो आता है 5th नंबर, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं। तो 5th नंबर पर ये रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, प्रशासनिक। तो इसके प्रशासनिक कार्य क्या है, तो प्रशासनिक कार्य इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो वी कैन अडॉप्ट बेटर एजुकेशनल एनवायरनमेंट है ना। हम इससे क्या कर सकते हैं, एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण को स्वीकारना। क्योंकि जब तक हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हमें हमारे सिस्टम्स की जो कमजोरियां हैं, हमारे सिस्टम्स के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप्स हैं, वो हमें नहीं पता चलेंगे। और जैसे ही हमने इवैल्यूएशन किया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम कहाँ लैगिंग कर रहा है, कहाँ पिछड़ रहा है, और उसके आधार पर हम फिर क्या कर सकते हैं, कुछ बेहतर एजुकेशनल एनवायरनमेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स है ना। अब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप अपने स्कूल के दिनों को याद करें, है ना। आपने महसूस किया होगा, मैंने तो खैर किया है ये चीज़ें, कि स्कूलों में जनरली क्या होता है, जैसे ABCD ऐसे सेक्शंस होते हैं, है ना। तो मैं मान लिया कि हम एक ऐसे स्कूल की बात करें कि जहाँ 4 सेक्शन है, मान लिया 9th में एडमिशन्स ले रहे हैं तो 9th A, 9th B, 9th C, या 9th के बजाय हम 11th कर लेते हैं, 11th A, 11th B,
11th सी और 11th डी। ये क्यों मैंने 9th लिखा उसके बाद 11th किया है, ये आगे के उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जानबूझ करके किया है ताकि आपको एक बहुत अच्छी चीज़ को मैं समझा सकूं। तो हमारे पास 11th में स्टूडेंट्स आया है और ये सभी स्टूडेंट्स मैथ्स साइंस के ही हैं, है ना, या फिर मान सकते हैं कि ये सभी बायो के हैं या ये सभी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं सपोज करें। तो ऑल ABCD सेक्शंस हैं 11th ABCD। एक परसेप्शन क्या बना हुआ है, ए सेक्शन में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बी में थोड़े कम परसेंटेज वाले, सी में थोड़े और, डी में और कम। तो ये प्रशासनिक दृष्टि से हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो ये क्लासिफिकेशन तभी संभव हो पाया ना जब हमने क्या किया, इसके 10th के रिजल्ट्स को देखा। तो 10th के रिजल्ट्स आया 10th का, तो वो रिजल्ट्स किसके बेसिस पे आया, इवैल्यूएशन के बेसिस पे आया, मूल्यांकन के बेसिस पे आया। अब वो किस टाइप का मूल्यांकन है वो आगे हम टाइप ऑफ इवैल्यूएशन से देखेंगे। तो वो अगर इवैल्यूएशन हुआ तो उसने हमारी हेल्प किस में की है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। मैं किसी इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कोचिंग फैक्ट्री शहर है हमारा एक भारत में, तो वहां पर लाखों की संख्या में विद्यार्थी जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत क्रीम जो बच्चे होते हैं ना, जिनका लर्निंग पेस बहुत अच्छा होता है, IQ बहुत शार्प होता है ना, उन सबको क्या करते हैं, एक स्पेशल बैच में रखते हैं और बाकी सबको भीड़ भड़क्का बना के लाखों की संख्या में पढ़ाते हैं। अब वो IIT में सीट्स जो हैं 10,000 15,000 जो भी वही है ना, और एक पर्टिकुलर कोचिंग फैक्ट्री में ही कितने बच्चे जा रहे हैं, 2 लाख बच्चे। अब 2 लाख में से सारे के सारे 15,000 तो उनके नहीं है ना, बचे हुए तो क्या है, खाली फीस पे कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो वो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसी के बेसिस पे तो वो प्रमोट करते हैं। उसमें एक और चीज़ है, आगे हम देखेंगे कि मोटिवेशन। तो यहाँ इवैल्यूएशन से हमको मोटिवेशन मिलता है, खैर आगे वो पॉइंट आएगा। तो बच्चा हमेशा जो ए आ गया यानी क्रीम बैच में आ गया, सुपर बैच में आ गया, प्रीमियम बैच में आ गया, तो प्रीमियम बैच वाला हमेशा प्रीमियम में बने रहने के लिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। और जो बी वाला है वो क्या करता है, वो और ज़्यादा मेहनत करता है ताकि ए में अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है तो बी का प्रमोशन किस में हो जाए, प्रीमियम बैच में हो जाए। सी वाला चाहता है कि वो बी में आ जाए, डी वाला चाहता है कि वो सी में आ जाए, सी वाला बी में। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन ही नहीं होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रशासनिक दृष्टि से इवैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो इससे हमें बेटर एजुकेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में मदद मिलती है। दूसरा, स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन उनका अलग अलग ग्रुप्स में हमको करना है वो हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ इससे हमें क्या पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम उसको वोकेशनल कोर्सेज के लिए, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए और उसके क्या उसको और आवश्यकता है, नेसेसरी जो भी स्टेप्स हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर वो हम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इवैल्यूएशन किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमने क्या किया, रेमेडियल क्लासेस लगा दी उनके। अब आप देखो कि जहाँ भी रेमेडियल क्लास का सिस्टम होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी की पूरी क्लास को रेमेडियल में लाएंगे, नहीं लाएंगे। वो रेमेडियल क्लास में कौन बैठेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता है, डिसीजन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन किया। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब केवल प्रिंसिपल या स्कूल की बॉडी नहीं हो सकती, क्लास टीचर भी यहाँ पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही हम बात करेंगे। तो क्लास के अंदर मान लिया सपोज करो कि 50 बच्चों का एक सेक्शन है और 50 बच्चों के सेक्शन में से 10 जो है थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, उनके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंजमेंट करेगा। तो स्पेशल क्लास को अरेंजमेंट करना क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को करने के लिए क्या उपयोग हो रहा है, इवैल्यूएशन का उपयोग हो रहा है। तो ये हमारा अगला इसका फंक्शन है। फिर आता है आपका 6th नंबर पर गाइडेंस, है ना। तो गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, तो ये आप ऐसे ही समझ जाएंगे, मार्गदर्शन वापस ये सारी चीजें आ जाएगी।
अब देखो कि इवैल्यूएशन किया, तो इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का, लर्नर का क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं, उसको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कैसे मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, अभी कुछ दिनों बाद 10th का रिजल्ट्स आने वाला है। अब 10th का रिजल्ट्स आने वाला है और कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे, यू हैव टू गो फॉर साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में जाओ। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन साइंस में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। अब जब वो मैथ्स में अच्छा कर रहा है, मतलब उसका कैलकुलेशन यानी उसका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, तो वी विल सजेस्ट हिम फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। तो हमने उसको कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सजेस्ट कर दिया, गाइड किया हमने एक्चुअल में उसको। और अगर सपोज करो कि उसका मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं है, साइंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, सो हम उसको क्या कहेंगे कि यू मस्ट गो फॉर द आर्ट फैकल्टीज। ऐसा जनरल होता है। तो ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड नथिंग, दिस वर्क इज कॉल्ड द गाइडेंस। ये काम क्या कहला रहा है, मार्गदर्शन। तो ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस देने का आधार क्या है हमारे पास, उसका इवैल्यूएशन, जो कि 10th की मार्कशीट बता रही है। इसी तरीके से हो सकता है कि कोई इस क्राइटेरिया में भी फिट नहीं बैठ रहा है, देन हम उसको सजेस्ट क्या कर देते हैं कि आपको जो है ITI कर लेना चाहिए, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किसी पर्टिकुलर ट्रेड्स में, या आपको जो है वो किसी पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्सेज कर लेना चाहिए। तो ये जो हम उसको गाइड कर रहे हैं, ये किसके, उसकी हेल्थ हाइट अच्छी है, फिजिकल अच्छा है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस नहीं है, तब हम ये क्या कहेंगे कि भैया तुम जो है अग्निवीर बन जाओ, है ना। तो अग्निवीर इसलिए क्योंकि आजकल आर्मी में आपको पता ही है भर्ती चेंज हो चुकी है, हो सकता है बाद में भविष्य में कुछ बदलाव आए 13 मई के बाद, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम एज ए टीचर या एज ए टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हम बच्चे की जो हेल्प कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इवैल्यूएशन के बेसिस पे। अगर इवैल्यूएशन नहीं होता तो क्या हम किसी को बिना, हम कोई भी आए बच्चा हमारे पास और हमसे पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या देंगे, हम कोई भविष्यवक्ता थोड़ी ना है कि वो तो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं जिनका खुद का ठिकाना नहीं भविष्य का, वो 5 रुपये हाथ की लकीरें देख के बताते हैं कि बच्चा ये होगा वो होगा। तो ऐसे किसी कोई हमारे पास आया तो हम उसके माथे पे कोई लिखा हुआ थोड़ी ना है कि भाई तू साइंटिस्ट बनेगा, तो पहले हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका रिजल्ट्स पूछेंगे, उसके एप्टीट्यूड को चेक करेंगे, देन उसके बाद हम उसको गाइड करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये हमारा इवैल्यूएशन का मतलब है। इसके बाद आता है 7th नंबर पर मोटिवेशन, है ना। तो प्रेरणा, मोटिवेशन या प्रेरणा, तो इस बारे में मैं यहाँ पे भी आपको बता चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पार्ट्स में कि भाई बी वाला चाहेगा कि वो ए में आ जाए, सी वाला चाहेगा वो बी या ए में आ जाए, ए वाला चाहेगा कि वो हमेशा ए सेक्शन में ही बना रहे क्योंकि वो प्रीमियम बैच है। तो ये जो मोटिवेशन उसको मिलता है, कहाँ से मिलता है ये मोटिवेशन, इवेल्युएशन से। जब कोई पीरियोडिकल टेस्ट हुआ, असेसमेंट हुआ या कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ और उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। तो ये एक इवोल्यूशन का एक पार्ट। खैर इसका एक डार्क साइड क्या है कि सपोज करो कि ए वाला जो है किसी कारण से ड्यू टू सम रीजंस, और वो जेन्युइन रीजन है, वो परफॉर्म नहीं कर पाया और उस कोचिंग फैक्ट्री वाले ने क्या करा, उस ए को बोला बी में चले जाओ। उसके दिमाग में बात बैठ गई, अरे यार मैं कैसे बी में आ गया। वो फिर जो है वो उसके दिमाग में बार बार वही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया, वो सी में आ गया और अल्टीमेटली क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन भी मिलता है इवैल्यूएशन का। तो एनीवे एवरी कॉइन हैज द टू साइड्स, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। हेड है तो टेल डेफिनेटली होगा, एंड इफ यू आर हैविंग ए कॉइन विच हैज ओनली द हेड देन दैट कॉइन विल बी द फेक कॉइन, वो खोटा सिक्का, और खोटा सिक्का तो चलेगा नहीं। दिन है, रात होना अवश्यंभावी है, रात है सुबह अवश्य होगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन का पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको छोड़ दें।
हमें वो पता चल जाए तो देन हम वी हैव टू हेल्प, हमें उसको गाइड करना चाहिए। वापस यहाँ वाली बात आ जाती है। तो इस तरीके से ये आता है 7th नंबर पर। 8th नंबर पर आई थिंक कि मुझे इसी में लिखने के बजाय मुझे मिटा देने चाहिए, क्योंकि पूरे नहीं हो पाएंगे। होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, लर्नर से, क्योंकि आप तो बच्चे नहीं हैं, है ना, आपके लिए बच्चे शब्द कहना अच्छा नहीं होगा। मैं वो एक आती है ना दिव्या मैम, तो ऐसा लगता है कि फैशन शो में है, तो वो सबको बच्चा बच्चा बोलती है। मैं आपको बच्चा नहीं बोल रहा हूँ, आप सब लर्नर्स हैं, और मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। आप देखें आपके सामने पहले कैसे वीडियो बना रहा था, अब लाइट बोर्ड पे पढ़ाने लगा हूँ। तो एनीवे, तो अभी हमने बात की थी, 7 पॉइंट हो गए थे हमारे। 8वां जो है वर्क या फंक्शन वो है डेवलपमेंट, विकास, है ना। वो वाला विकास नहीं जो आप सब समझ रहे होंगे, हम यहाँ पर डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो विकास कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फीडबैक मिलता है। इवैल्यूएशन से हमें क्या मिलता है, फीडबैक। हाँ, फीडबैक का हिंदी देख लो भैया, है प्रतिपुष्टि। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि। ये फीडबैक है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि मिली, और साथ में हमको अगली क्लास में हमने प्रमोट भी किया, प्रोग्रेस हुई। ये सब का आधार कौन है, तो सब का आधार इवैल्यूएशन है। 9th नंबर पर हम बात करेंगे, तो वो है, इसका एक उद्देश्य रिसर्च भी है, क्योंकि जब भी आप इवैल्यूएशन करते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटाज हैं ना, तो वो डेटाज आपको कहाँ काम आते हैं, अनुसंधान में काम आते हैं। तो अनुसंधान भी इवैल्यूएशन का एक काम है, एक फंक्शन है। और 10th है कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेशन या संचार, तो कम्युनिकेशन या संचार, तो आप देखिए कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, टीचर, है ना, लर्नर, पेरेंट्स, सोसाइटी, समाज, अभिभावक, शिक्षार्थी, शिक्षक, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स, है ना, नीति निर्माता, नीति निर्माता, शासन, संस्थान, ये सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है। ये इवैल्यूएशन के आधार पर होता है। अब कैसे, अभी कुछ दिनों में 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है, मान लिया डाउन रिजल्ट आया, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट हो जाएगा, बोले रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले शायद उमा भारती जी उस समय सीएम थी, तो रिजल्ट्स डाउन आया था, तो उन्होंने क्या किया, जो क्राइटेरिया था पास फेल का उसको चेंज कर दिया, सप्लीमेंट्री का क्राइटेरिया चेंज कर दिया, और इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो पास ज़्यादा हो गए। तो ये शासन तक के कम्युनिकेशन किस आधार पर होगा, इवैल्यूएशन नहीं होता ना, तो क्या शासन ऐसा करता, नहीं करता। तो ये है कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप देखें कि हमने कम्युनिकेशन इवैल्यूएशंस के जो फंक्शंस हैं, काम हैं, तो इवैल्यूएशन के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या था, मैं फाइनल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लेसमेंट था, है ना।
दूसरा प्लेसमेंट्स की बात क्या था, एक आपका डायग्नोस्टिक था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव था, है ना, गाइडेंस था। 3 ये लिखे हुए हैं, ये भी यहीं लिख देते हैं, जो बचेगा वो फिर समझ में आ जाएगा हमको कौन सा बच गया है। डेवलपमेंट और रिसर्च और कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, है ना। और क्या बच रहा है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया ना, हाँ मोटिवेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और गाइडेंस भी हो गया। इंस्ट्रक्शनल शायद बच गया है ना, इंस्ट्रक्शनल और प्रेडिक्टिव, ये आप ध्यान रख लें। तो क्वेश्चन जो आएगा वो किस टाइप से आएगा, इनमें से हो सकता है 3 दिए जाएं, 1 न दिया जाए, और क्वेश्चन ये पूछा जाए विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, इन निम्न में से मूल्यांकन का क्या कार्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है। तो आप देख ले कि अगर ये इनमें से कोई दिख रहा है तो वो तो है, जो इससे बाहर है तो आप लिख देंगे, वो पॉइंट आउट हो जाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन के फंक्शंस। अब इवैल्यूएशन के फंक्शंस के बाद अगला जो पार्ट हम करेंगे 6C, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के